गुड मॉर्निंग क्लास। सेमेस्टर 3 केमिस्ट्री पेपर 13 यूनिट 1 और इसमें हम ले रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आज हम इसी का ही पार्ट 2 लेंगे और इसके अंदर जो हम कवर करेंगे उसमें पहले आएगा बेसिक ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जिसकी कि हमने इससे पहले वाली क्लास में कुछ स्टडी की थी। उसके बाद हम लेंगे री एमिशन ऑफ सन रेडिएशन बाय द अर्थ एंड एल्बिडो। तो यहाँ आज हम एल्बिडो टर्म को समझेंगे। उसके बाद जो पॉइंट लेंगे उसमें आएगा इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इन ब्रीफ, फिर एटमॉस्फेरिक विंडो एंड एब्जॉर्प्शन बाय ग्रीन हाउस गैसेस, और लास्ट में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डायग्राम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। उसको हम एक फिगर से समझाएंगे। इससे पहले वाली जो हमने क्लास ली थी उसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बेसिक स्टडी की थी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी डिटेल स्टडी लेते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है बेसिक ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जैसा कि हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के अंदर लिया था कि सन से आने वाले रेडिएशन अर्थ सरफेस तक पहुंचते तो हैं, किंतु अर्थ द्वारा री रेडिएटेड रेडिएशन वापस स्पेस में पूरे नहीं जाते हैं। कुछ रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे अर्थ सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है, और अर्थ सरफेस टेम्परेचर के बढ़ने को ही हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। कि ये किस तरीके से बढ़ा, इसकी डिटेल स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। ग्रीन हाउस स्टडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है एल्बिडो। अब हम एल्बिडो को डिफाइन करते हैं। सन से आने वाली एनर्जी या रेडिएशन को अर्थ लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट करके री रेडिएट करती है। सन से आने वाले रेडिएशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में स्मॉल पोर्शन ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन को अर्थ स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। ये आने वाले सन रेडिएशन का लगभग 31% होता है, और ये रेडिएशन अर्थ सरफेस की वार्मिंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। यदि हम इसके और डिटेल में जाएं तो सन से आने वाले रेडिएशन का 6% पार्ट अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चला जाता है, और 17% पार्ट क्लाउड से रिफ्लेक्ट होता है, और 8% पार्ट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट, स्मोक, एरियोसोल्स, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक ऐश, इन सब से रिफ्लेक्ट होता है। इस तरीके से अगर हम इसको काउंट करें तो 6 + 8 + 17 टोटल हो जाता है 31% पार्ट, और ये 31% पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। इसे अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं, और इसे ही अर्थ एल्बिडो भी कहा जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्टिविटी है इसको हम अर्थ एल्बिडो कहते हैं। सन से आने वाले रेडिएशन के दूसरे भाग में शेष बचे हुए नॉन रिफ्लेक्टेड पार्ट, जो कि अब कितना बचा, लगभग 69% होता है, और उसमें now we define that 4% part is absorbed and retained by the water droplets present in the clouds. उसी में about 19% part is absorbed by aerosols and other greenhouse gases, और उसमें कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। बाकी का जो थर्ड है वो है 46% इज़ एब्जॉर्ब बाय द लैंड एंड वाटर ऑफ द अर्थ। ये 69% पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर ये सारे के सारे आ जाते हैं।
4% तो एब्जॉर्ब पार्ट है वो रिटेन बाय द वाटर वाला है, 19% पार्ट जो है वो एरियोसोल वाला है और 46% पार्ट जो है वो लैंड वाला है। तो ये टोटल 69% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को यहाँ पर अब हम ब्रीफ में लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है उसका यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके लिए कि जो हमने देखा कि सन रेडिएशन के कुल 69% पार्ट को अर्थ सरफेस व अर्थ एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे अर्थ की सरफेस वार्म होती है। लगभग 31% सन रेडिएशन वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। यदि ये बैलेंस बना रहे तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर भी सामान्य बना रहेगा। परंतु यदि पॉल्यूशन या किसी और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो ये बैलेंस फिर डिस्टर्ब हो जाता है और ये ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा होना ये रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी और ज़्यादा एनर्जी रिटेन करेगी, जिससे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा और ये फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक और वो है हमारा एटमॉस्फेरिक विंडो और एब्जॉर्प्शन बाय ग्रीन हाउस गैसेस। इस ग्लोबल वार्मिंग को हम यहीं पे ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल के अंदर लेते हैं, इसलिए। तो अब हम आते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो पे। यहाँ हम ये जानेंगे कि री इमिटेड रेडिएशन वापस स्पेस में क्यों नहीं जाते हैं। हम जानते हैं कि सन रेडिएशन जो कि मोस्टली विजिबल स्पेक्ट्रम और यूवी स्पेक्ट्रम रेंज के होते हैं, अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग वेव रेडिएशन मोस्टली इंफ्रारेड रेडिएशन में चेंज हो जाते हैं। और इसको हम एक फिगर से समझाएंगे कि इस फिगर में ये जो हमने यहाँ पर दिया है फिगर, उसमें तो 5 माइक्रोमीटर से 8 माइक्रोमीटर और 12 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और हम ये जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O और वाटर वेपर ये इसके अंदर मेन होते हैं। और यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर के एब्जॉर्प्शन को देखें तो पता चलता है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा एब्जॉर्प्शन 14 माइक्रोमीटर से 19 माइक्रोमीटर रेंज में ज़्यादा होता है तथा 15 माइक्रोमीटर से 16 माइक्रोमीटर के बीच में ये आउटगोइंग रेडिएशंस को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, यानी कि पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा एब्जॉर्प्शन 4 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के बीच भी होता है। इसी प्रकार यदि हम वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो ज्ञात होता है कि 4 से 8 माइक्रोमीटर के बीच में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है तथा 20 के बाद भी सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन होता है। इसी तरीके से अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो भी एब्जॉर्प्शन करती है। अतः अर्थ से री इमिटेड एनर्जी का मैक्सिमम पोर्शन तो एब्जॉर्ब हो जाता है, किंतु री इमिटेड एनर्जी का 7.5 माइक्रोमीटर से 13 माइक्रोमीटर का पोर्शन अनएब्जॉर्ब ही रहता है तथा स्पेस में
चला जाता है। इस रीजन को ही हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेस कार में लगे हुए या ग्रीन हाउसेज में लगे ग्लास की तरह कार्य करती है, जो कि सनलाइट या सन रेडिएशन को अंदर आने तो देती है, परंतु री इमिटेड रेडिएशन के एक बड़े पार्ट को वापस बाहर जाने से रोक लेती है। इस एनर्जी को ट्रैप कर लेती है, जिससे अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है। इस प्रकार एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैस भी जैसे मीथेन भी लगभग 3 से 4 माइक्रोमीटर तथा 7 से लेके 8.5 माइक्रोमीटर के बीच में एब्जॉर्ब करती है। अन्य कैसे जैसे N2O भी 3 से 5 के बीच में और 7.5 से 9 माइक्रोमीटर के बीच एब्जॉर्प्शन करती है। इस तरीके से CFC और जो ओजोन है वो भी एब्जॉर्प्शन करती है। और ये एटमॉस्फेयर में इस प्रकार इन ग्रीन हाउस गैसेस के एब्जॉर्प्शन के कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हम यहाँ पर इसको फिगर से बता सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से एब्जॉर्प्शन करती है और ये कैसे यहाँ पे बीच में एक इनके अंदर जो है वो विंडो बन जाती है और ये कैसे ग्रीन हाउस जो बनते हैं उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। ये कुछ हमारा था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हम किस तरीके से समझा सकते हैं। थैंक यू।